हो गया लाइव। प्यारे साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। हेलो बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बीपी लिख रहे हैं देखो एक बार। गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके विद्याकुल परिवार पर, जिसे बनाया है आप जैसे लाखों छात्रों के प्यार और विश्वास ने। नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। तो क्या हाल चाल बच्चों? गुड मॉर्निंग। सब बढ़िया है, मस्त है। अब आपने कहा मोबाइल चेक करो, बीपी लिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्लास को। निश्चय पूर्व भी पढ़ रहे हैं बच्चों हम। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? मैंने आपको बता दिया था कि लघु बीजाणु जनन कैसे होता है। हमने लघु बीजाणु जनन पढ़ लिया था, क्या होता है लघु बीजाणु जनन। उसके बाद बच्चों हमने देख लिया था लघु युग्मक जनन क्या होता है। हमने देख लिया था बच्चों परागकण कैसे होता है, परागकण की संरचना क्या होती है, परागकण से एलर्जी कैसे होती है, और परागकण पोषण क्या होता है, इनसे पोषण कैसे प्राप्त होता है। तो इन सारी चीजों के बारे में हमने देख लिया था। इतने टॉपिक हमने पढ़ लिए थे बच्चों, इतने हमने पढ़ लिए थे। और आप जानते हैं ये सारे के सारे पुष्प के नर भाग से संबंधित है। जो पुष्प का नर भाग है उससे संबंधित है, यानी पुंकेसर। और अगर आपको याद हो, हम ये पढ़ रहे हैं युग्मक जनन के अंतर्गत। हम पढ़ रहे हैं बेटा निषेचन पूर्व। हम पुष्प में निषेचन पूर्व घटनाओं को पढ़ रहे हैं, और निषेचन पूर्व घटना में भी हमारा फोकस है युग्मक जनन में। तो युग्मक जनन बच्चों हमने नर युग्मक वाला पढ़ लिया है पूरा, कि नर युग्मक कैसे बनता है। तो हमने नर युग्मक का पूरा हिसाब देख लिया बच्चा, ठीक है। अब हम देखेंगे बेटा किसके बारे में, हम पढ़ेंगे मादा युग्मक के बारे में। पोल बेटा संडे को होगा, मैंने बताया है। अब मैं रोज रोज इस बात को नहीं बताऊंगा, पोल संडे को होगा, बोल दिया तो हो जाएगा, ठीक है। बच्चे कल कुछ बीपी लिख रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई, बच्चे कल मोबाइल में अपने। ओके बेटा, सब ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलो ठीक है। पोल बेटा संडे को होगा। अब आओ असेसमेंट टेस्ट बेटा, अगर आपने अभी तक नहीं दिया हुआ है तो आप दे दीजिएगा, ठीक है। अपना स्वमूल्यांकन करने के लिए इसको देना जरूरी है, तो एक बार चेक जरूर कर लेना। इसका कुछ बच्चे कहते हैं सर क्या असेसमेंट टेस्ट देने वाले के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान देंगे? ऐसा कुछ नहीं बेटा, ये सिर्फ आपके मूल्यांकन के लिए है कि कम से कम आपको पता चले कि कक्षा 11वीं में आपने क्या नहीं पढ़ा है, और उसको आपको थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा, बस इसके लिए है। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि इस टेस्ट के आधार पर हम बच्चों को बांटने वाले हैं, या इस टेस्ट के आधार पर हम किसी बच्चे को ज़्यादा सुविधा देंगे, किसी कम देंगे, ऐसा कुछ नहीं बेटा। ये स्वमूल्यांकन की चीज़ है, आपके खुद मूल्यांकन के लिए, ठीक है बच्चा, समझे? क्लियर? तो इस बात को दिमाग से निकाल दो कि इसको पढ़ा करके इसको टेस्ट के बाद हम किसी कुछ ज़्यादा देंगे, किसी कुछ कम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं बेटा, ठीक। अब बेटा हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ने वाले हैं मादा के बारे में, यानी कि मादा युग्मक जनन के बारे में देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेटा युग्मक जनन, देखेंगे बेटा मादा में। हम वही युग्मक जनन को बेटा हम मादा में देखने वाले हैं, मादा भाग में। अब मादा भाग पुष्प का क्या होता है, इसको समझने के लिए हम पुष्प के मादा भाग पर जाते हैं। तो अगर हम पुष्प के मादा भाग पर जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। अगर आपको उसका डायग्राम याद हो, हमने शुरुआत में देखा था जब हम पुष्प के भाग देख रहे थे, तो उसी में हमने देख लिया था कि ऐसे एक मादा भाग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? जरा आप कमेंट करके बताएंगे। जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? स्त्री केसर कहते हैं या जायांग कहते हैं। तो ये भैया इसका मादा भाग है, पुष्प का मादा भाग है। अब इसमें क्या क्या होता है बच्चों? इसमें ये वाला पार्ट कहलाता है वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। मध्य वाला पार्ट कहलाता है वर्तिका, और अंतिम का भाग कहलाता है अंडाशय। अंडाशय कहलाता है। तो ये तीन भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं बच्चों, आपको याद होगा। ये पूरा एक स्त्री केसर का डायग्राम है। अब अगर नर भाग हमने देखा था पुंकेसर में बन रहा है, तो मादा भाग कहां बनेगा? स्त्री केसर में बनेगा, ठीक है। मादा भाग कहां बनेगा? स्त्री केसर में बनेगा। सारे बच्चे क्लियर है? कहां बनेगा? स्त्री केसर में बनेगा। अब इसके बाद इस अंडाशय के अंदर एक संरचना होती है, मैंने बताया था। इस अंडाशय के अंदर क्या होती है? एक संरचना होती है।
ये जो संरचना होती है बेटा अंडाशय के अंदर, इसी को हम कहते हैं क्या? बीजांड। इसके क्या नाम देते हैं बेटा? बीजांड कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं, या इसका एक नाम होता है बेटा गुरु बीजाणुधानी। इसको कहते हैं बेटा बीजांड, या इसी का एक नाम और होता है गुरु बीजाणुधानी। इसी को कहते हैं बेटा गुरु बीजाणुधानी। इसे गुरु बीजाणुधानी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। अब एक चीज बताओ, जरा याद करो, जरा याद करो, हमने जब देखा था किसके बारे में? युग्मक जनन किसमें? नर के बारे में। पुष्प के नर भाग में युग्मक जनन कैसे होता है, उसमें हमने क्या देखा था? पुंकेसर में होता था। पुंकेसर किस भाग में? जरा कमेंट करके बताओ। पुंकेसर के किस भाग में नर युग्मक का निर्माण होता है? परागकोश में। परागकोश याद आया बेटा? परागकोश के अंदर। परागकोश में भी कहां होता है बेटा? परागकोश में कहां होता है बेटा? डायग्राम आपने कई बार बनाया, मत बनाना, ठीक है। परागकोश में कहां होता है? कौन काउंट कर बताएगा? परागकोश में कहां होता है? लघु बीजाणुधानी में। कहां होता था बेटा? लघु बीजाणुधानी में। लघु बीजाणुधानी के अंदर कोशिकाएं होती थी, पराग मात्र कोशिका, वो बनाती थी क्या? परागकण। वही चीज बेटा यहां भी चलेगा, कुछ वैसे यहां भी चलेगा। तो यहां भी कहां होगा? इस गुरु बीजाणुधानी में, बीजांड के अंदर होगा, गुरु बीजाणुधानी में। तो हमारा फोकस कहां पे होगा? इस गुरु बीजाणुधानी में। हम इसको पढ़ेंगे मेन। ये गुरु बीजाणुधानी कहलाती है, बीजांड को ही हम गुरु बीजाणुधानी कहते हैं, ठीक है। यहां लिख ले। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन। इस प्रक्रिया को, मादा युग्मक जनन को हम कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। याद आया बच्चों? मेगा स्पोरोजेनेसिस, ये हमने शुरुआत में देख लिया था, मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं बेटा, ठीक है। तो इसको लिख लें, पहले इसको लिख लें। पुष्प के मादा भाग स्त्री केसर में मादा युग्मक का निर्माण, मादा युग्मक का निर्माण, मादा युग्मक का निर्माण गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। तो ये हो गया बच्चों क्या? तो ये हो गया आपका गुरु बीजाणु जनन क्या होता, समझ गए? समझ गए बच्चों? इतनी बात समझ गए? बहुत सिंपल सी चीज है बच्चों, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये सारी बात जानते हो आप, सिर्फ शुरुआत में पढ़ ली थी, एकदम क्लियर है, ये बात समझ गए? इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है बेटा। 11th का एग्जाम आ रहा है तो उसकी तैयारी आप कर लो, पढ़ा तो है आपने, ठीक है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, ठीक है। लव यू टू, ठीक है। चलो अब देखो, तो आपको इतना समझ में आ गया कि पुष्प के मादा भाग, जिसको हम क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं, उसमें किसका निर्माण होना? मादा युग्मक का निर्माण होना कहलाता है गुरु बीजाणु जनन। बेटा इतना सबको क्लियर है? अब आओ उसको डिटेल में चलते हैं। एक स्त्री केसर के, एक स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं बेटा, आप जानते हैं 3 भाग होते हैं, सारे बच्चे जानते हैं कि एक स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? वर्तिका, वर्तिकाग्र और वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय, तथा अंडाशय, ठीक है। अंडाशय में, अंडाशय में एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक बीजांड, जिसको हम गुरु बीजाणुधानी कहते हैं, गुरु बीजाणुधानी पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है, ठीक, पाया जाता है। इस बीजांड में
मादा युग्मक का निर्माण होगा, मादा युग्मक का निर्माण होता है। चलो इस बात को समझिए, वही बात है बेटा जो मैंने बताया था कि अंडाशय में क्या होता है, बीजांड होता है, वही क्या बनाता है, वही बनाता है मादा युग्मक। अच्छा, बीजांड एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। मैं आपको सिंपल सी बताऊं, एक ट्रिक बताऊं जानने का, एक ट्रिक बताऊं कि एक फूल के अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं। ध्यान सुनना बेटा, एक बीजांड एक बीज बनाता है, तो जिस फल में एक बीज होंगे उसमें कितना बीजांड होगा, एक बीजांड उसके ठीक है, जिस एक बीजांड से बेटा एक बीज बनता है। तो बेटा कोई एक बताओ, कोई एग्जांपल दो बेटा, कोई ऐसे फल का एग्जांपल दो इसमें एक बीज होता है। आम, तो आम के पुष्प के अंडाशय में एक बीजांड है। और एक टमाटर है बेटा, तो टमाटर के एक फूल के अंडाशय में कितना बीजांड होगा, एक की एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। समझ गए, ये बहुत लॉजिकल बात है, जितना बीजांड उतना बीज। तो अगर पपीते के अंदर 100 बीज है तो इसका मतलब पपीते के एक फूल में 100 से भी अधिक बीजांड होते हैं। और अगर भैया आम के एक फल में एक बीज है, इसका मतलब आम के पुष्प के अंडाशय में एक बीजांड होता है। तो इसकी संख्या कोई मैटर नहीं करती बेटा, एक से ज्यादा हो सकती है, एक भी हो सकती है। ये क्लियर बच्चा, ठीक है। अब आओ, ये समझ गए। तो मेनली हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं एक पौधे के, ये सब डायग्राम नहीं बनाना बेटा क्योंकि समझने के लिए है। ठीक, ये है बेटा इसका अंडाशय। अब हमको इस अंडाशय के अंदर जो बीजांड है, अभी एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। मान लेते हैं एक से ज्यादा है, चलो एक से ज्यादा बना देते हैं, एक से ज्यादा बना देते हैं, 1 2 3, कोई जरूरी नहीं बेटा कि इतने ही हो, 4, ये 4 है, 4, ये जो दिख रहे बेटा ये क्या है, बीजांड। एक से ज्यादा बना दिया तो ये क्या है बच्चा, बीजांड। इसी बीजांड के बारे में पढ़ना है, इसी बीजांड के बारे में हमको क्या करना है बेटा, पढ़ना है। तो चलें हम देखना शुरू कर दें। जैसे हमने लघु बीजाणुधानी को पढ़ना शुरू कर दिया था, बीजांड को ही हम गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणुधानी भी कहते हैं। तो आओ बेटा देखते हैं, आओ देखते हैं कि एक बीजांड में क्या होता है, कैसे होता है। अच्छा एक चीज बताओ, एक मोटरसाइकिल है, ध्यान सुनना, अगर तुमको मैकेनिक बनना है तो एक मोटरसाइकिल को समझना पड़ेगा, तभी समझ पाओगे एक मोटरसाइकिल क्या है, कैसी है। तो पहले क्या समझोगे, मोटरसाइकिल चलती कैसे है, कि पहले ये समझोगे मोटरसाइकिल का पार्ट्स कैसा होता है। बताओ क्या समझोगे, पहले क्या समझोगे, संरचना समझोगे कि क्रियाविधि समझोगे। किसी भी चीज को अगर आपको करना है तो आप पहले उसकी संरचना समझोगे ना, उसका संरचना कैसे तब तो जान पाओगे भाई, उसका पार्ट कैसा है तभी पता कर पाओगे वो काम कैसे करता है। तो कोई चीज को कंप्लीट जानने का तरीका क्या होता है, पहला तरीका उसकी संरचना देखो, वो बना कैसे है, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर है, फिर देखो काम कैसा करता है, उसका कौन सा स्ट्रक्चर क्या काम करता है। बात को समझे। तो कोई भी चीज को सीखने के लिए पहले उसकी संरचना का ध्यान देना पड़ता है, फिर उसकी हर संरचना की क्रियाविधि, कौन संरचना क्या काम करती है। तो एक चीज बताओ, पहले बीजांड में गुरु बीजाणु कैसे बनता है ये देख लें, कि पहले यही देख लें कि बीजांड कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं, पहले बीजांड की संरचना देख लेते हैं। तो आप बच्चों पहले देखते हैं एक बीजांड की संरचना। एक बीजांड अथवा गुरु बीजाणुधानी, ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, गुरु बीजाणुधानी कहते हैं या इसको बीजांड कहते हैं। इंग्लिश बेटा ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम, उसका नाम था बेटा माइक्रोस्पोरेंजियम, इसका नाम है मेगास्पोरेंजियम क्योंकि बड़ा होता है। अच्छा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी दिमाग में आया है, आपके दिमाग में भी आया था, कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे, सर परागकण ज्यादा बनते हैं और परागकण छोटे के होते हैं, परागकण छोटे के होते हैं और गुरु बीजाणु बड़े के होते हैं, नर युग्मक छोटा क्यों है और मादा युग्मक बड़ा क्यों है। जरा इस क्वेश्चन का आंसर समझ लें, आपके मन में क्वेश्चन ना रह जाए कि सर ये परागकण छोटे के होते हैं, ये लघु बीजाणु क्यों है, परागकण छोटा क्यों है और गुरु बीजाणु बड़ा क्यों है, गुरु क्यों है, बड़ा क्यों है, इसको समझ लें। अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, ठीक है। इधर देखो बेटा, डायग्राम नहीं बनाना, समझो, सिर्फ समझने के लिए इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। एक पौधा है, एक पौधा बेटा, उसमें क्या बना, परागकण, उसमें क्या बना बेटा, परागकण, नर युग्मक। और एक दूसरा पौधा है,
इसमें बना बेटा मादा युग्मक। बताओ गति कौन करता है, नर युग्मक की मादा युग्मक? नर युग्मक करेगा कि मादा युग्मक? गति कौन करता है, नर युग्मक करता है। तो ये है बेटा नर युग्मक, ये है नर युग्मक और ये है मादा युग्मक। और आप जानते हो कि पुष्प में या पौधे में नर युग्मक क्या होता है, ये गति करता है। ये क्या करता है, गति करता है, ये गति करता है। और ये अचल होता है, मतलब गति नहीं करता। अचल मतलब जो गति ना करे, जो चलता नहीं है। अब एक चीज बताओ, यानी परागकण को जाना पड़ेगा किसके पास, परागकण को जाना पड़ेगा इसके पास। किसके पास, इसके पास जाना पड़ेगा। मेहनत किसको करनी पड़ेगी, मेहनत कौन करेगा, परागकण करेगा कि लघु बीजाणु करेगा कि गुरु बीजाणु? परागकण यानी लघु बीजाणु, छोटा युग्मक, नर को करना है। अब एक चीज बताना, इधर देखना, क्या जरूरी है कि एक परागकण यहां से निकला वो वहां पहुंच जाएगा? अपने आप तो जा नहीं रहा है, या तो हवा लेकर जाएगी, या तो पानी लेकर जाएगा, या तो कीड़ा मकोड़ा लेकर जाएगा, चिड़िया लेकर जाएगी। कोई फिक्स है कि परागकण यहां से निकला तो यहां चला जाएगा? नहीं ना, कोई फिक्स है नहीं ना। अगर 1000 परागकण बनेंगे तो 1000 में से कोई एक भी पहुंच गया तो बड़ी बात है। भैया मधुमक्खी परागकण उठाई, यहां जरूरी जाए, भाग गई अपने घर कहीं और, तो पता चला पहुंचा नहीं। हवा बही, हवा इतना तेज निकल गई सब परागकण चले गए। हवा इतनी धीमी बही कि सारा परागकण नीचे गिर गया। तो भैया कोई फिक्स नहीं बेटा, ये तो संयोग है ना। तो एक चीज सोचो, अगर एक परागकण बनाऊंगा, अगर मैं एक परागकण बनाऊंगा तो क्या कभी निषेचन हो पाएगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं 1,00,000 परागकण बनाऊंगा तो एक तो पहुंच जाएगा ना, 1,00,000 में से एक तो पहुंच जाएगा। भाई इतना तो होगा नहीं, 1,00,000 में से एक तो पहुंच जाएगा ना। तो ज्यादा किसको बनना है, ये तो अच्छा चुपचाप बैठा है ना, इसके पास खुद ही सब कोई आएंगे, तो इसको ज्यादा की जरूरत क्या है। तो ये एक बनता है बेटा, दो बनता है, बड़ा बड़ा बन जाता है। अब एक चीज बताओ, अगर 1000 को बनना है, अगर 1000 को परागकण बनना है एक परागकोश के अंदर, तो छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा? एक छोटे से फूल में छोटा सा परागकोश है, तो उसमें अगर हम परागकण अगर 1000 बनाना चाहते हैं तो छोटा बनाना पड़ेगा ना, यही लिए बनता है। चूंकि परागकण संख्या में अधिक बनते हैं इसलिए वो छोटे होते हैं, और चूंकि मादा युग्मक क्या होते हैं, गति नहीं करते हैं, संख्या में बहुत कम होते हैं, इसलिए बड़े होते हैं। आया समझ में? अगर मैं कहूं कि एक बोतल रखी है, अगर मैं कहूं एक बोतल रखी है और एक पत्थर है, एक बोतल 100 मीटर पर रखी है, एक पत्थर से गिराना है, गिरा लोगे? बहुत बड़े निशानेबाज होगे तभी गिरा पाओगे, वरना 99.9% चांस है कि तुम्हारा निशाना चूक जाएगा। लेकिन 100 मीटर पर एक बोतल रख के कहूं तुम्हारे पास 1,00,000 ईंटा है, 1,00,000 ईंटा फेंक के मारना है और इसको गिराना है। एक चीज बताओ, क्या 1,00,000 में से एक भी ईंटा ना लगेगा? एक ना एक तो लगेगा ना भाई, एक ना एक तो लगेगा ही। तो वही बात है, अगर एक परागकण बनता तो कोई संभावना नहीं थी कि वहां पहुंच जाए, लेकिन 1,00,000 बनेगा तो एक तो पहुंच जाएगा ना। तो 1,00,000 परागकण को परागकोश के अंदर जाना है तो छोटा होना पड़ेगा ना भाई, बड़े कैसे हो जाएंगे? तो समझ गए, चूंकि परागकण की संख्या अधिक होती है इसलिए वो क्या होते हैं, नर युग्मक की संख्या अधिक होती है इसलिए वो छोटे होते हैं। क्लियर है सारे बच्चों को? ये पूछेगा नहीं पर दिमाग बैठा लिए। चलो अब आओ बेटा देखते हैं क्या है, ये क्या होता है बीजांड। अब एक बीजांड की संरचना देखते हैं, ठीक, बीजांड की संरचना देखते हैं। अगर हम एक बीजांड की संरचना को देखें कि एक बीजांड में क्या क्या संरचना पाई जाती है उसके बारे में देखें तो समझते हैं बेटा, ठीक है। चलें एक बीजांड की संरचना देखें, ठीक। आओ जिसको लिखना है नोट करके अपनी नोट्स में लिख लेगा कि चूंकि, ऐसे लिख लेगा, मैं बोल रहा हूं लिख लो, लिखूंगा नहीं बोल रहा हूं। जिसको लिखना है नोट करके लिख लो, चूंकि नर युग्मक गतिशील होते हैं और उनकी संख्या ज्यादा होती है इसलिए वो आकार में छोटे होते हैं, बस। तो ये क्या हो गया बेटा, एक इस तरीके से हो गया। ये क्या होगा बेटा, इस तरीके से। इसके अंदर क्या है, बीजांड। अब देखना ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ये तो है इसका अंडाशय, ये वाला पार्ट क्या है, अंडाशय। ये इसका अंडाशय, ये क्या बेटा, अंडाशय। ये अंडाशय की दीवार है, अंडाशय अंदर से खोखला है। अब इस अंडाशय की दीवार से निकलेगी एक संरचना, ऐसे 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 निकलेगी। पहले क्या निकली बेटे, एक अंडाशय में संरचना निकली, या ऐसे कर लेते हैं, ऐसे एक संरचना निकली बड़ी सी, ठीक है। और वो संरचना ऐसे जाकर के घूम गई, ऐसे घूम गई,
ठीक, ध्यान से देखना, ऐसे घूम गई। अब पहले देखते हैं कौन सा पार्ट क्या है, ध्यान से देखना। अब उसके बाद सुनो, ये जो बीजांड है ये अंडाशय से जुड़ा हुआ है, बोलो हाँ या ना। ये अंडाशय है, ये बेटा अंडाशय है ना, ये पुष्प का अंडाशय है, स्त्री केसर का अंडाशय है। तो ये अंडाशय से जुड़ा हुआ है ना, तो जिस भाग से बीजांड जुड़ा होता है अंडाशय से, उस भाग को हम कहते हैं बेटा अपरा। इसे कहेंगे बेटा अपरा, प्लेसेंटा, प्लासेंटा, इसे अपरा कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज देख रहे हो, एक डंडी जैसा है, क्या तुमको दिख रहा है? एक डंडी जैसी संरचना है, ये दिख रही ना, ये वाली चीज, ये दिख रहा है डंडी जैसा, ये डंडी जैसा दिख रहा है जो चमक रहा है, पूरा बीजांड ये है और ये डंडी से जुड़ा हुआ है जो चमक रहा है। इस डंडी को कहते हैं बेटा बीजांड वृंत। एक बात दिमाग बैठा लो, चाहे जहां लिखना है लिख लो, जहां पे वृंत सब लगता है। वृंत मतलब होता है डंठल, वृंत मतलब होता है बेटा डंठल, कहीं लिख लो ऐसे, वृंत मतलब डंठल, मैं लिखूंगा नहीं बेटा, वृंत मतलब डंठल, ऐसे लिख लो, वृंत मतलब डंठल। तो ये वर्ड जो है बेटा वृंत, इसका मतलब होता है डंठल। ठीक है, इसे कहते हैं वृंत। तो बेटा इसे कहते हैं बीजांड वृंत। ये वाला पार्ट कहलाता है बेटा बीजांड वृंत, बीजांड वृंत, बीजांड वृंत। फ्यूनिकल, 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 फ्यूनिकल क्या कहलाता है बेटा? बीजांड वृंत। ठीक है, अब एक चीज बताओ, ये है बीजांड, ये पूरा बीजांड है, और ये है बीजांड को अंडाशय से जोड़ने वाला बीजांड वृंत। अब एक चीज बताओ, इधर देखो, इधर देखो, ये है बीजांड वृंत, बोलो हाँ या ना। बीजांड वृंत है, एक तरफ जुड़ा हुआ है अंडाशय से और एक तरफ जुड़ा हुआ है किससे? बीजांड से। ये है अंडाशय और ये है बीजांड, और बीच में क्या है? वो डंडी, बीजांड वृंत। ठीक है, तो बीजांड वृंत का एक सिरा अंडाशय से जुड़ा हुआ है और बीजांड वृंत का एक सिरा बीजांड से जुड़ा हुआ है। तो बीजांड वृंत जहां पे अंडाशय से जुड़ा उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपरा। लेकिन बीजांड वृंत जहां बीजांड से जुड़ता है उसे कहते हैं नाभिका या हाइलम। क्या कहते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं नाभिका या हाइलम कहते हैं बेटा। ठीक, नाभिका या हाइलम, ये जहां पे जुड़ता है बीजांड से इसे हम कहते हैं नाभिका। जगह नहीं है, मैं सब लिखूंगा बेटा, लिखवा दूंगा आपको। इसे कहते हैं नाभिका। तो बीजांड वृंत, बीजांड वृंत बीजांड से जिस जगह पे जुड़ता है उसे हम नाभिका या हाइलम कहते हैं बेटा, हाइलम कहते हैं। ठीक है, क्लियर? तीन चीज समझे? तो भैया पूरा का पूरा बीजांड अंडाशय जुड़ा होता है, लेकिन अंडाशय से जिस जगह जुड़ा होता है उसको हम अपरा कहते हैं। अपरा से निकलती है एक डंठल जिसको हम कहते हैं बीजांड वृंत। ये डंठल जहां पे जाकर के बीजांड से जुड़ती है उसको हम हाइलम कहते हैं। ये पूरा जो गोलाकार संरचना है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बच्चा बीजांड। ये हमारा बीजांड है। अब बीजांड के ऊपर एक दोहरा आवरण होता है, दोहरा कवर होता है। बीजांड के ऊपर क्या होता है? एक डबल लेयर पाई जाती है बेटा। डायग्राम अभी ना बनाना बेटा, डायग्राम अभी ना बनाना, मुझे बनाने दो पहले, मुझे पहले बनाने दो, फिर तुम डायग्राम बनाना। अब इसके ऊपर एक डबल मेम्ब्रेन होती है, एक डबल आवरण पाया जाता है। इसके ऊपर एक डबल आवरण पाया जाता है। इसके ऊपर क्या है जी? एक डबल आवरण पाया जाता है। अच्छा, एक खासियत है, ये डबल आवरण पूरे के पूरे बीजांड पर नहीं है। देखो मैंने पूरे में बनाया है, क्या मैंने पूरे में बनाया है? नीचे छोड़ दिया है, नीचे छोड़ दिया बेटा कि नहीं? नीचे छोड़ दिया है, नीचे यहाँ पे नहीं पाया जाता, यहाँ पे नहीं पाया जाता, पूरे पे है बीजांड पर। पूरे बीजांड पर क्या है? आवरण है, लेकिन एक जगह पर नहीं। इस आवरण को क्या कहते हैं? इस आवरण को कहते हैं बेटा अध्यावरण। इसे कहते हैं बेटा अध्यावरण, इंटिगमेंट, इंटिगमेंट, इंटिगमेंट कहते हैं अध्यावरण। और अध्यावरण बेटा एक जगह पर नहीं होता है, एक जगह पर अध्यावरण नहीं होता है। जिस जगह पर अध्यावरण नहीं होता उसे कहते हैं बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। और जहां पे बीजांड द्वार होता है उसके ठीक उल्टे पर यहां पे होता है, इसे कहते हैं निभाग, इसे कहते हैं निभाग। और इसके अंदर जो कोशिकाएं भरी हैं
इसे हम कहते हैं बीजांडकाय। यह है बीजांडकाय, न्यूसेलस। न्यूसेलस बेटा, ये बनाना मत प्लीज, अभी से समझो। मैं चाहता हूं इस डायग्राम को समझो, क्योंकि ये आता है एग्जाम में। निभाव को बेटा कहते हैं चलाजा। चलाजा। चलो अभी मैं आपको पहले समझा लूं, फिर मैं इसको दोबारा बना रहा हूं, सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है। चलें। एक ये संरचना जो होती है, एक अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। ध्यान सुनना बेटा, ध्यान सुनना। इस बीजांड को इस अंडाशय से जोड़ना पड़ेगा, हवा में लुढ़केगा तो नहीं। तो जिस जगह से बीजांड जुड़ा होता है उसको हम अपरा कहते हैं। अपरा से एक डंडी निकलती है, इसको हम कहते हैं बीजांड वृंत। ये डंडी जाके बीजांड में जुड़ जाती है, इसको हम कहते हैं नाभिका, जहां पे जुड़ती है। फिर ये पूरा बीजांड होता है। बीजांड के चारों तरफ दोहरा आवरण पाया जाता है, जो कि एक जगह पर नहीं होता है। दोहरे आवरण को हम कहते हैं अध्यावरण या इंटीगमेंट। जिस जगह पर आवरण नहीं होता उसको हम बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार के ठीक अपोजिट पर होता है निभाग यानी कि चलाजा। और बीजांड द्वार इस बीजांड के अंदर की सारी कोशिकाएं क्या कहलाती है? बीजांड क्या कहलाती है? न्यूसेलस कहलाती है। बोलो, समझ में आया? ये डायग्राम समझ में आया? ये डायग्राम समझ में आया बेटा? डायग्राम समझ में आया बेटा? ये डायग्राम समझ में आया? ठीक है, यहां लिख रहा हूं। डायग्राम समझ में आया? अब ये डायग्राम आपको बनाना है। ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। एक बीजांड की संरचना, ये क्या बेटा? डायग्राम बनाना है। मैंने क्यों कहा पहले मत बनाओ? क्योंकि भैया पहले बनाना शुरू कर दो समझ नहीं पाओगे। डायग्राम बनाना है। किसका डायग्राम है? बीजांड या गुरु बीजाणुधानी की डायग्राम बनाना है। एक डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये डायग्राम आपको बनाना है। एग्जाम बेटा आया है, एग्जाम में आया क्वेश्चन बेटा, इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं। अब इसके एक एक पार्ट को लिख देता हूं बेटा। बीजांड या गुरु बीजाणुधानी, जरा इसके बारे में देखते हैं, इसकी संरचना के बारे में देखते हैं। एक बीजांड अंडाशय के अंदर उपस्थित होता है। डायग्राम बेटा बाद में बनाना, यही बनाने मत लग जाना, आराम से टाइम लेकर बनाना। अंडाशय के अंदर उपस्थित होता है। यह अंडाशय की दीवार से जिस संरचना से जुड़ा होता है, उसे अपरा कहते हैं। उसे अपरा कहते हैं बेटा, प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं। अपरा कहते हैं। क्या कहेंगे भैया? अपरा कहते हैं। अपरा कहते हैं। पहली बात समझ गए? अब जो जो पार्ट यहां लिखा बेटा मैं सबको बताऊंगा किसका काम क्या होता है। अपरा कहते हैं, अपरा कहते हैं बेटा, अपरा, ठीक है। अब दूसरी पार्ट, ठीक। अपरा से एक डंठल नुमा, मतलब डंडी की तरह, डंठल नुमा संरचना निकलकर बीजांड से जुड़ती है। बीजांड से जुड़ती है। इसे बीजांड वृंत कहते हैं बेटा। बीजांड वृंत कहते हैं बेटा, अंग्रेजी वहां देख लेना। बीजांड वृंत कहते हैं। यह बीजांड वृंत
जिस स्थान पर बीजांड से जुड़ता है, बीजांड से जुड़ता है, वह नाभिका कहलाता है, नाभिका कहलाता है, हाइलम कहलाता है, नाभिका कहलाता है। नो डाउट, समझ आया? नाभिका कहलाता है, नाभिका कहलाता है, एकदम नाभिका। ठीक, इधर लिखना बेटा। इसके बाद नाभिका कहलाता है। उसके अलावा बेटा नाभिका कहलाता है। उसके बाद बीजांड के चारों तरफ दोहरा आवरण पाया जाता है। दोहरा बेटा, डबल लेयर, दोहरा आवरण पाया जाता है। यह अध्यावरण कहलाता है, अध्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? अध्यावरण कहलाता है। इसको बेटा अध्यावरण कहते हैं, अध्यावरण कहलाता है। उसके बाद अगली बात, अध्यावरण बीजांड के एक भाग पर नहीं पाया जाता, एक भाग पर नहीं पाया जाता। इसे बीजांड द्वार कहते हैं। इसे बीजांड द्वार कहते हैं। इसे बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार का विपरीत भाग, बीजांड द्वार का विपरीत भाग विपरीत भाग निभाग कहलाता है, निभाग कहलाता है। निभाग कहलाता है। बेटा एक बार फिर समझाऊंगा, परेशान मत हो। निभाग कहलाता है। और एट द लास्ट ठीक, निभाग कहलाता है। और एट द लास्ट बेटा क्या? बीजांड के अंदर विशेष द्विगुणित कोशिकाओं का उत्तक पाया जाता है। का उत्तक पाया जाता है, जिसे जिसे बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय कहते हैं। बेटा सारी चीजें बारे में लिख दिया है। चलो एक बार फिर समझाता हूँ बेटा, एक बार फिर समझाता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से समझाता हूँ बेटा, सब एक बार फिर समझाता हूँ जिसे बीजांड काय कहते हैं। चले, ठीक है, एक बार फिर समझाता हूँ। एक मिनट बेटा, बाद में लिख लेना। ठीक है, एक मिनट बेटा रुको, एक सेकंड। कमेंट नहीं चल रहा, कमेंट नहीं चल रहा, क्या बताऊं यार।
ले भाई बैक कर दिया, देख ले। अब चलें, चलो अब आओ बेटा, कोई अभी रुक जा भाई, बैक कर दूंगा, या देख लेना पहले, समझ तो ले भाई, समझ लेगा तो खुद से लिख लेगा, नहीं समझ पाएगा जिंदगी में परेशान रहेगा। अगर मैं कह रहा हूं बेटा ये जो बॉक्स है, ये मान लेते बेटा ये बॉक्स अंडाशय है, आप कहोगे सर अंडाशय गोल होता है, मान लो बेटा, मानने में क्या जा रहा है, मान लेते बेटा बॉक्स क्या है, अंडाशय है, बोलो हाँ या ना, समझ में आया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ये बॉक्स एक अंडाशय है, तो जिस जगह पे ये अंडाशय जुड़ा है ये क्या है बेटा, ये क्या कहलाएगा, ये है अपरा, ये है बेटा अपरा, जहां से जुड़ा उसे क्या कहेंगे बेटा, अपरा कहेंगे, ये क्या बेटा अपरा। और उसके बाद प्लेसेंटा, ये जो डंडी के समान निकला बेटा, इसे हम क्या कहते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं, ये है बीजांड वृंत, बीजांड वृंत है। और जिस जगह पर ये बीजांड वृंत जुड़ रहा है इसे हम क्या कहेंगे, इसे नाभिका कहेंगे, इसे हम नाभिका कहेंगे। डन। इसके चारों तरफ देखो बेटा दोहरा आवरण नहीं दिख रहा है आपको, एक और दो, दो आवरण दिख रहा है ना, तो ये क्या है बेटा, ये कहलाता है अध्यावरण, अध्यावरण है ना। और इस अध्यावरण को देखो, क्या पूरे पर एक समान है, नहीं ना, यहां पे नहीं पाया जा रहा है, यहां पे अध्यावरण नहीं है ना, तो जहां पे अध्यावरण नहीं है इसको हम क्या कहेंगे, इस वाले भाग को हम क्या कहेंगे बेटा, इसे हम कहेंगे बीजांड द्वार। आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बीजांड द्वार। बीजांड द्वार के ठीक विपरीत क्या है, ये है ना, ये, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा निभाग, निभाग। और बीच में क्या है बेटा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका बीजांड काय, जिसकी कोशिकाएं हैं। बोलो समझ में आया, आया समझ बेटा। एक भैया बीजांड में क्या क्या संरचना होती है आपको समझ में आया। अब उसी बात को तो मैंने लिखा हुआ है, उसी बात को मैंने लिखा बेटा। अब देखो एक एक समझाता बेटा, फिर बैक होता रहेगा। एक बीजांड अंडाशय के अंदर उपस्थित होता है, क्लियर, सारे बच्चों क्लियर है। यह अंडाशय की दीवार से जिस संरचना से जुड़ा होता है उसको हम अपरा कहते हैं, जहां पे जुड़ा होता है उसको हम अपरा कहते हैं, ये बच्चों को क्लियर है एकदम। दूसरी बात, अपरा से एक डंडी के समान संरचना निकलती है, उसको क्या कहते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं। ये बीजांड वृंत जब बीजांड में प्रवेश करता है जिस जगह पे, उसे हम क्या कहते हैं, नाभिका कहलाते हैं। ठीक, क्लियर। बीजांड के चारों तरफ एक दोहरा आवरण होता है, उसको हम अध्यावरण कहते हैं, ये बातें आपको बताई। अध्यावरण एक स्थान पर नहीं पाया जाता, जहां नहीं पाया जाता उसको हम बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार के ठीक उल्टे पर क्या, विपरीत पर क्या होता है, निभाग होता है। और बीजांड काय के, सॉरी, बीजांड के बीचों बीच कोशिकाएं होती बेटा, उसे हम क्या कहते हैं, बीजांड काय कहते हैं। बोलो क्या दिक्कत है, आ गया समझ बेटा, आ गया समझ में, आ गया समझ बेटा। कोई बैक नहीं होगा, कोई बैक नहीं होगा, ऐसे बैक करते रहूंगा बेटा, कब पढ़ाऊंगा, 11:38 हो रहा है भैया, कुछ बाद में बना लेना, मेरे साथ नहीं लिख पाए तो ठीक है, बाद में बना लेना, ठीक है, कोई बैक नहीं होगा बेटा। मैं आपको वक्त देता हूं बेटा, लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप पूरा समय इसी में बीत जाएगा, ठीक है। अब इधर देखो, इधर देखो बेटा, आगे चलें। अब क्या दुनिया में सारे बीजांड एक प्रकार होते हैं, नहीं बेटा, बीजांड के प्रकार होते हैं बेटा, बीजांड के प्रकार होते हैं। दुनिया में एक ही प्रकार का बीजांड नहीं पाया जाता है, बीजांड के प्रकार पाए जाते हैं। बीजांड के क्या होते हैं बेटा, प्रकार होते हैं। मैं आपको 4 प्रकार बताऊंगा, होते कई प्रकार है। कोई बच्चा नहीं कहेगा गुरु जी ये क्या बताया आपने, तो 8 प्रकार के होते हैं, 4 बताया बेटा। एनसीईआरटी 2 ही बोलती है, मैं 4 बता रहा हूं। तो बीजांड के बेटा 4 प्रकार होते हैं, कौन कौन से बेटा, ठीक है। पहला है उसे कहते हैं बेटा हिंदी में रिजु, रिजु या एनाट्रोपस, सॉरी एट्रोपस, एट्रोपस, या इसको कहते हैं बेटा आर्थ्रोट्रोपस। ये सब एक ही नाम है, रिजु, एट्रोपस या आर्थ्रोट्रोपस, ये क्या है बेटा, ये इसके नाम है। तो ये क्या होते हैं बेटा, एट्रोपस या आर्थ्रोट्रोपस क्या होते हैं बेटा, देखो क्या होते हैं, बीजांड होते हैं। एक ये है, देखो मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। एक अंडाशय है, ये देखो एक अंडाशय है, ठीक है, और एक अंडाशय है।
ठीक, 2 अंडाशय है। देखना ये बीजांड है, ध्यान से देखो बीजांड। बताओ जहां पर बीजांड अध्यारोहण नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? जहां पे अध्यारोहण नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? जिस भाग में अध्यारोहण नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? जरा बताना, अभी बताया था, क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा? जिस जगह पर अध्यारोहण नहीं होता उसे क्या कहते हैं? बीजांड द्वार। क्या कहते हैं बेटा? बीजांड द्वार। बताओ इस डायग्राम में बीजांड द्वार कहां है? यहां पर है कि यहां पर? ऊपर के नीचे? ऊपर के नीचे? ऊपर है कि नीचे है? बीजांड द्वार ऊपर है कि नीचे बताइए? ऊपर बेटा, बेटा बीजांड द्वार। बीजांड द्वार, ठीक। और इधर देखो, इधर बताओ इसमें बीजांड द्वार ऊपर है कि नीचे? बीजांड द्वार ऊपर है कि नीचे? नीचे, नीचे। नीचे, नीचे। यहां पे एक चीज देखो, ये जो वृंत है, ये जो बीजांड वृंत है, वृंत देखो बीजांड वृंत, क्या जो बीजांड वृंत है और क्या जो बीजांड वृंत है बच्चा और बीजांड द्वार एक सीध पर है? बोलो हाँ या ना। क्या बीजांड द्वार और वो एक सीध पर है ना? लेकिन क्या यहां पे सीधा है? बीजांड वृंत तो यहां पे है और बीजांड द्वार यहां पे है, यहां पे सीधा नहीं है। तो ये वाला बीजांड द्वार कैसा है बेटा? सीधा है ना, सीधा बीजांड, सीधा बीजांड, सब एक रेखा पर, ठीक। और ये कैसा बेटा? उल्टा है, उल्टा बीजांड, उल्टा बीजांड, बीजांड द्वार नीचे और निभाग ऊपर, यह है उल्टा बीजांड। तो बेटा जो सीधा बीजांड होता है उसी को हम क्या कहते हैं? रिजु कहते हैं, एट्रोपस कहते हैं। तो जो बीजांड एकदम सीधा होता है जिसमें बीजांड द्वार ऊपर की ओर होता है उसको हम क्या कहते हैं? एट्रोपस कहते हैं, ठीक। वह बीजांड जिसमें जो सीधा, जो सीधा, जो सीधा अर्थात बीजांड द्वार, बीजांड द्वार व बीजांड वृंत एक रेखा में होते हैं, एक रेखा में होते हैं, एक रेखा में होते हैं, ठीक है बेटा। इसका एग्जाम्पल परीक्षा में 2 बार पूछा हुआ है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल परीक्षा में 2 बार पूछा है तो इंपॉर्टेंट लगा लो बेटा। उदाहरण बेटा इसका है पॉलीगोनम नाम का एक पौधा होता है, पॉलीगोनम। उदाहरण बेटा पॉलीगोनम, पॉलीगोनम, पॉलीगोनम नाम का बेटा इसका क्या होता है? पौधा। उदाहरण बेटा याद रखो, इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में 2 बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट, परीक्षा में 2 बार पूछा गया है। तो ये सीधा वाला क्या है बेटा? सीधा वाला कहलाएगा एट्रोपस, या इसको आर्थ्रोटोपस या रिजु कहते हैं, सब एक ही नाम बेटा, एट्रोपस या आर्थ्रोटोपस कहते हैं। और जो उल्टा है बेटा उसे कहते हैं एनाट्रोपस। क्या कहते हैं बेटा? एनाट्रोपस। उल्टे वाले बीजांड को हम क्या कहते हैं बेटा? एनाट्रोपस कहते हैं। सीधे वाले को एट्रोपस, उल्टे वाले को एनाट्रोपस, सीधे वाले को आर्थ्रोटोपस और इसको क्या कहते हैं? एनाट्रोपस कहते हैं। दूसरा लिख लेते हैं बेटा, दूसरा बेटा एनाट्रोपस, दूसरे वाले को हम क्या कहते हैं बेटा? एनाट्रोपस। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। दूसरे हम क्या कहते हैं बेटा? एनाट्रोपस। इसको हिंदी में कहते हैं बेटा प्रतीप, प्रतीप बीजांड, प्रतीप बीजांड कहते हैं बेटा, प्रतीप बीजांड। ये इस बीजांड में
बीजांड द्वार नीचे की ओर, नीचे अर्थात उल्टा होता है, अर्थात यह उल्टा होता है, अर्थात यह उल्टा होता है। अब सुनना बेटा, इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत क्या है, दुनिया में जितने पुष्पी पौधे हैं उसका 82%, 82% मतलब सर्वाधिक जो बीज पुष्पी पौधे होते हैं उससे बीजांड कैसा होता है, उल्टा होता है, एनाट्रोपस होता है। ये जो आवृत्तबीजी पुष्पी पौधे हैं, आवृत्तबीजी में सर्वाधिक कितना, 82%, सर्वाधिक जितने फूल वाले पौधे हैं उसमें सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है, 82% इसी प्रकार के बीजांड होते हैं, इसी प्रकार के बीजांड। इसी प्रकार के बीजांड, ठीक है। इसी प्रकार के बेटा आपको देखते हैं, जैसे चना मटर में डायग्राम आपने देख लिया बेटा, वैसा बना लोगे। अच्छा जरा एक चीज बताना, अब मैं आपका एक टेस्ट लेता हूं, बताओ ये बीजांड कैसा है, एट्रोपस के एनाट्रोपस, जरा बताना बीजांड क्या है। ये जो मैंने बनाया आपके सामने क्या बनाया है, एट्रोपस के एनाट्रोपस, कौन बच्चा बताएगा, सीधा एक उल्टा, दोनों है, तुम्हारी पिटाई कर दूं। एनाट्रोपस है ना बेटा, ये कैसा है, एनाट्रोपस बीजांड आपके सामने है। तो ये जो दिख रहा है बेटा उल्टा है ना, जब भी क्या होगा बीजांड नीचे होगा तो एनाट्रोपस, बीजांड ऊपर होगा तो एट्रोपस, याद रखना, सीधा उल्टा, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर में क्या होता है, एनाट्रोपस होता है, इसलिए डायग्राम भी एनाट्रोपस का ही बनाया हुआ है, ठीक है। ज्यादातर में क्या होता है, यही होता है, लेकिन यहां पे बता दिया, ठीक है। अब देखना दूसरा क्या बेटा, मतलब तीसरा क्या है, दो तुमने देख लिए, अब तीसरा क्या बेटा हमारे पास, तीसरा उसे कहते हैं हेमी एनाट्रोपस, तीसरा बेटा उसे कहते हैं हेमी एनाट्रोपस, अर्ध प्रतीप। जरा एक चीज बताना, एनाट्रोपस मतलब क्या है, उल्टा, एनाट्रोपस मतलब क्या है, उल्टा, हेमी मतलब क्या होता है, आधा, तो आधा उल्टा है, आधा उल्टा मतलब क्या, देखो सर आधा उल्टा कैसे हो सकता है, बताता हूं आधा उल्टा कैसे होगा, देखना। इसने कहा हम भी उल्टे हो जाएंगे, उल्टे होते 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 यहीं रुक गया, यहीं पर रुक गया बेटा, साइड में आ गया, क्या दिख रहा है, बोलो तो क्या दिख रहा है, उल्टा होने, सीधा नहीं हो पाया, उल्टा होने के लिए जैसे क्या रुक गया, उल्टा होने के लिए जैसे बेटा रुक गया, नीचे नहीं जा पाया, देखो सीधा और ये उल्टा, सीधा और ये आधा उल्टा होने की कोशिश में रुक गया, यहीं पे 36 पे रुक गया बेटा, इसे कहेंगे बेटा क्या, हेमी एनाट्रोपस, ठीक है। यह या इसमें बीजांड द्वार क्षैतिज होता है, बीजांड द्वार क्षैतिज होता है, क्षैतिज मतलब बेटा ऐसे, ठीक है, इस रेखा पे, किस रेखा पे होगा बेटा, इस रेखा पर, इस रेखा पर, ठीक, इसे क्षैतिज रेखा कहते हैं, ठीक है, क्षैतिज होता है, देख लो डायग्राम मान लेना, क्षैतिज होता है। अब अगर मैं बात करूं बेटा किसका, डायग्राम मान लेना बेटा, इसमें क्षैतिज होता है। अब इसके उदाहरण बेटा बहुत विदेशी पौधे हैं, इसलिए इसका एक कुल होता है, पौधों का बेटा क्या होता है, कुल होता है, कुल मतलब एक ही प्रकार के पौधे जिसमें समूह रखते हैं बेटा, जैसे लिखो लोगेनियसी कुल के पौधे, उदाहरण बेटा लिगोनियसी पादप, बस ये लिख लो, कभी पूछेगा नहीं पर लिख लो, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया एनाट्रोपस, ये हो गया हेमी एनाट्रोपस, ठीक है। अब आओ लास्ट देख लो बेटा, तो इसका काम हो जाए, लास्ट वैसे जरूरत नहीं है पर मैं बता दे रहा हूं आपको, ताकि मान लो कभी पूछ लिया तो आपके पास आ जाए। एम्फीट्रोपस कहते हैं बेटा, एम्फीट्रोपस, उसे हम कहते हैं बेटा एम्फीट्रोपस, यानी अनुप्रस्थ बीजांड। अब अगर हम बात करें बेटा एम्फीट्रोपस की,
एम्फीट्रोपस क्या होता है, इसमें लिखने दो, समझाता हूं। इसमें क्या होता है बेटा, एक ध्यान सुनना, इसके अंदर एक घोड़े के नाल के समान संरचना पाई जाती है। इसके अंदर बेटा ऐसे घोड़े के नाल के समान संरचना पाई जाती है, ये याद रखना बस, इसके अंदर घोड़े के नाल के समान। इसको लिखने में समझाता हूं। इस प्रकार के बीजांड में भ्रूण कोश, अभी आप कहोगे सर भ्रूण कोश क्या होता है, बता रहा हूं, घोड़े की नाल के समान होता है। घोड़े की नाल के समान होता है। अब इसका मतलब क्या है, जरा एक चीज बताना, परागकण क्या था, नर युग्मक की नर युग्मकोद्भिद, जरा मुझे बताना, परागकण क्या था, नर युग्मक या नर युग्मकोद्भिद, जरा कमेंट बताना। नर क्या था, युग्मक की युग्मकोद्भिद, उदाहरण बेटा बता रहा हूं, क्या था बेटा, युग्मकोद्भिद था, युग्मक नहीं था, थप्पड़ मारूंगा, युग्मकोद्भिद था। बेटा युग्मकोद्भिद क्या होता है, वह संरचना जिसके अंदर युग्मक होता है, याद आया, युग्मकोद्भिद वह संरचना जिसके अंदर युग्मक होता है, आपको याद होगा। तो परागकण एक नर युग्मकोद्भिद है जिसके अंदर नर युग्मक जनन कोशिका पाई जाती है। वैसे ही बेटा मादा युग्मक एक विशेष मादा युग्मकोद्भिद के अंदर पाया जाता है, अभी आप आगे पढ़ोगे। और जो मादा युग्मकोद्भिद होता है उसे हम क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश क्या है बेटा, यही है मादा युग्मकोद्भिद, अभी आगे पढ़ाऊंगा। अभी मैं युग्मकोद्भिद, उसको हम कहते हैं बेटा भ्रूण कोश। तो मादा युग्मकोद्भिद जो होता है ये ऐसे घोड़े की नाल के समान होता है बेटा। अभी आपने बीजांड भ्रूण कोश के बारे में पढ़ा नहीं है, इसलिए अभी यहाँ पे बचा नहीं उसके, देख लो। अब मैं आपको दिखाता हूं बीजांड के प्रकार, देख लो, ठीक, ये देखो, ये डायग्राम देखो, ये सीधा है बेटा, सीधा है ये बीजांड द्वार, इसमें बीजांड द्वार सीधा है। ये क्या बेटा, ये है एट्रोट्रोपस, एट्रोपस या आर्थ्रोट्रोपस, ठीक है। ये उल्टा है बेटा, ये क्या बेटा, एनाट्रोपस, ठीक है। ये कैसा बेटा, एम्फीट्रोपस, देखो घोड़े के नाल के समान यहां पे दिखा है, घोड़े की नाल के समान, ये है एम्फीट्रोपस, ठीक है। और ये कैसा बेटा, उल्टा वाला, मतलब इस क्षैतिज वाला, हेमी एनाट्रोपस, ठीक है। बाकी चीज बेटा आज नहीं पढ़ा पाऊंगा, कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। बाकी चीज बेटा कल पढ़ेंगे। आर्थ्रोट्रोपस, एनाट्रोपस, एक मिनट बेटा, ठीक है। बाकी बेटा मैं आपको अगली क्लास में बताता हूं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये 5 क्वेश्चन है आज के। बीजांड स्त्री केसर के किस भाग से होता है, एक बीजांड को नामांकित चित्र बनाना है आपको, अध्यावरण का क्या कार्य होता बताना है, एनाट्रोपस बीजांड क्या होता है, किस संरचना से बीजांड अंडा से जुड़ा होता है, ये बताना है आपको। कल के क्वेश्चन के सारे आंसर है बेटा। परागकण उपस्थित 2 कोशिका का नाम क्या है, उन पौधे का नाम बताइए, एक परागकण क्या होता है, परागकण किस में संग्रहित किया जाता है, परागकण के दोनों स्तर क्या होते हैं बेटा, सबका आंसर लिखा हुआ है कल का, ठीक है। बाकी बेटा आज हमने पढ़ लिया है बीजांड के बारे में बहुत डिटेल में, इससे जो क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको बता दिया है, तो जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है, जरा ध्यान रखिएगा। अच्छा एक बात और रखिएगा, एक मिनट बेटा रुक जाओ, यहाँ पे गलती हो गई बेटा। इसका एग्जांपल है रेनिनकुलेसी, रेनिनकुलेसी, सॉरी बेटा, ये जो पौधे हैं उनका नाम है रेनिनकुलेसी, और इनका उदाहरण है बेटा लोगनेसी,
इनका उदाहरण बेटा लोगोनेसी, ठीक, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा, लिगोनिएसी कहते हैं बेटा। ये पौधे कुल है, उसका एग्जाम्पल बेटा रेनकुलेसी पादप होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होगा लिगोनिएसी बेटा, गलती से उसके वहाँ पे वो लिख दिया था, वही थोड़ा कन्फ्यूजन, ठीक है। बाकी बेटा आज बीजांड के बारे में देख लिया, बीजांड के प्रकार देख लिए, चीज़ें थोड़ी सी डिटेल में जा रही हैं, चीज़ें थोड़ी सी ऐसी हैं कि आपको जब तक रिवीजन नहीं करेंगे दिमाग में आएगा नहीं, तो प्लीज़ बेटा इसका रिवीजन करते रहिए। कल बेटा मैं आपको डाउट सेशन लाइव पोल होगा, कल आपका लाइव पोल होगा बेटा, यहाँ गलती से लिख गया है, कल आपका लाइव पोल है जिसके लिए आप परेशान हैं, और आपका डाउट सेशन भी होगा, और मैं आप में से जो टॉपर होगा उससे बात भी करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते बेटा, बाकी जो आपका डेली प्रैक्टिस है उसको करते रहिएगा। मिलते बेटा अगली क्लास में, ख्याल रखिएगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।